जी का कहना है कि समय हमारे पास सीमित है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सीधा मंगलाचरण के साथ आज के इस गॉट टैलेंट कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो मैं मंगलाचरण स्वरूप हमारे बीच नेहा जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज का मंगलाचरण कोई भी दो अंगों के साथ करें। और आंसर हम सभी के लिए सादर जय जिनेन। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम नमो सीताड़म नमो आयरियाणम नमो अजयाणम नमो लोहे सभ्यताहुणम, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। इसी जी नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी और धन्यवाद सजल जी, नीरज जी। हमारी आवाज आ रही है? जी सर। जी धन्यवाद। और सर जी हम आगे का कार्यक्रम शुरू करने के लिए आज्ञा चाहेंगे जी। तो एक सुंदर से रविवार को हम सब लोग फिर से उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक कमल डाबावाला जी भी हैं। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें और प्रोत्साहन करें। जी कमल जी, स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद। और सभी को जय जिनेन्द्र। गोष्ठी कार्यक्रम हर बार कुछ न कुछ नया हमारे सामने प्रस्तुत करता है और हर बार सबको ये उत्सुकता रहती है कि इस बार की गोष्ठी में कौन सा विषय होगा, क्या प्रतियोगिता होगी, क्या एक्टिविटी करवाई जाएगी। और इसी भावना को, इसी अपेक्षा को समझते हुए जेएसएस और कंटिन्यूअस लर्निंग के द्वारा इस बार एक नया कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। जिस तरीके से हम देखते हैं टेलीविजन में बहुत सारे रियलिटी शोज और टैलेंट शोज आते हैं, जिसमें से एक शो इंडियाज गॉट टैलेंट काफी पॉपुलर हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी तरीके को से इंस्पायर होते हुए हम लोगों ने जेएसएस के लिए जेएसएस गॉट टैलेंट नाम के कार्यक्रम की कल्पना की है, जिससे कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग शहर से जो जुड़े हुए शिक्षक हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है, शिक्षण के कार्य के अलावा भी वो एक व्यक्ति है और वो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। और उनकी जो ये प्रतिभा है, उनके अंदर कोई विशेष कला, टैलेंट है, उसको प्रदर्शित करने का, प्रस्तुत करने का मौका सबको मिले, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत खुशी की बात है कि 50 से ज्यादा शिक्षकों ने प्रस्तुति करने के लिए रजिस्टर किया है। और जब ज्यादा रजिस्ट्रेशन होता है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जो ऑर्गेनाइजर है उनके लिए भी एक चुनौती रहती है कि हर व्यक्ति को उसमें कैसे मौका दिया जाए, हर व्यक्ति को कैसे अपनी जो कला है, टैलेंट है, उसको प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाए। तो ये टफ टास्क हमारे लिए है, लेकिन हमको बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया है। आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और आप अच्छे से अपनी कला को प्रस्तुत करें
और दूसरों की जो कला है, दूसरों की जो टैलेंट है, उसको भी देखें, उसकी सराहना करें, उनको एनकरेज करें, और उसमें से आप क्या सीख सकते हैं, ये अगर हमारा फोकस होगा तो आज का गोष्ठी का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और आगे फिर ऐसे ही कार्यक्रम आप आपके स्कूल में कैसे आयोजित कर सकते हैं, आपकी लोकल कम्युनिटीज में कैसे आयोजित कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप जरूर से सोचें। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ पूर्ण करूंगा और दीपक जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का कार्यक्रम जो है उसका संचालन करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद आपके शब्दों के लिए और प्रोत्साहन के लिए। तो बहुत सुंदर सुबह एक बार रविवार की आ गई है और हम सबके मिलने का दिन है, और बहुत ही उत्तम दिन होता है। एक बार सभी पूरा परिवार मिलकर बैठता है और जीवन में क्या हम कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे से बात करते सीखते हैं। तो उसी श्रृंखला में जैसे कमल जी ने बताया, तो JSS गॉट टैलेंट, जब वो हम एक कार्यक्रम लाए हैं आप सभी के सामने, इसमें हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी कला हुनर रहता है जो हम अभी तक शायद प्रदर्शित नहीं कर पाए, जिसको प्रदर्शित करने का मौका हम ढूंढ रहे हैं। तो JSS एक ऐसा मंच लेकर आया हम सभी के लिए, जहां हम ये कला अपने मित्रों के साथ साझा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। क्या हमारी आवाज आ रही है अभी? जी सर, आपकी आवाज आ रही। थैंक यू। तो समय फिर से बचाते हुए हम शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को। JSS गॉट टैलेंट, अपनी प्रतिभा और कला को दिखाने का एक मंच JSS द्वारा प्रदान किया गया हम सभी को, और हम जो भी कला हम हुनर हम दिखाना चाहते हैं अपने मित्रों के साथ, और हम शिक्षक होने के नाते सीखना चाहते हैं, एक दूसरे से सीखेंगे और अपने विद्यालयों में प्रयोग करेंगे, जैसे कमल जी ने मार्गदर्शन किया हमारा। तो इसी कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे विनोद मुर्मू जी, हमारे साथ उपस्थित हैं चिकरेडी से। प्रज्ञा जैन जी पटेरा, दिलीप कुमार बीना, विनोद जी नहीं, दिलीप कुमार बीना। चलिए, अभी जो उपस्थित हैं उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अब शोभा जैन जी को आमंत्रित करेंगे। जी शोभा जी, स्वागत है। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सर? हाँ जी। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि सबसे ज्यादा चर्चित प्रथा होती है स्टोरी सुनाना किसी को प्रभावित करने के लिए, और बुंदेलखंड में तो खासकर कहानियों का ही प्रचलन होता है। तो मैं भी आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक मंदिर था और वो बहुत चर्चित मंदिर था। वहां के भगवान बहुत सिद्ध थे, सब लोग उन पे बहुत भरोसा करते थे और सबकी सब बात पूरी हो जाती थी। उनका एक भक्त था जो उनसे बहुत जुड़ा था। एक दिन वो भक्त मंदिर आके बोला कि भगवान आप रोज खड़े रहते हो, बरसों से खड़े हो, आप थक जाते होगे, फिर बाहर भी नहीं निकल पाते, तो आपको बहुत अपने आप में वैसा लगता होगा, थोड़ा नीरसता सा। तो भगवान ने कहा हाँ लगता तो है, लेकिन क्या करूं।
मुझे तो यहाँ रहना ही है। तो उसने कहा नहीं, ऐसा करिए कि आप आज बाहर चले जाइए घूमने और आपकी जगह मैं ले लूंगा। उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव है, मान लो तुमने उससे कोई त्रुटि हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो यहाँ मंदिर की जो वो बनी है परंपरा वो तो टूट ही जाएगी। उसने कहा भगवान मैं बोलूंगा भी नहीं, आप जैसा खड़ा कर दे जाएंगे मैं वैसा ही आपको मिल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और भगवान ने उसको अपनी जगह खड़ा कर दिया और भगवान चले गए। अब इतने में क्या हुआ, एक सेठ जी आए, उनकी 5वीं फैक्ट्री खोल रही थी। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने कि भगवान आज मेरी 5वीं फैक्ट्री खोल रही है, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे उसमें सफलता प्राप्त हो। और वो जैसे ही पैर पड़ने झुका, उसका पर्स वहां गिर गया और वो चला गया। इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आया वो बहुत गरीब था। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान आपने मुझे जन्म दिया पर मेरी फिक्र क्यों नहीं करते, 3 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बना, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं भगवान, कुछ तो सोचो। वो भी पैर पड़ने को झुका और वो पर्स उसे मिल गया। तो उसने कहा हे भगवान मैं कैसा व्यक्ति हूँ, आप पे इतनी जल्दी अविश्वास कर बैठा, आपने तो पहले ही मेरी व्यवस्था बना रखी। उसने वो पर्स उठाया और वो अपने घर चला गया। इसके बाद एक और व्यक्ति आया जो नेवी में था और 6 महीने के लिए वो शिप पे जा रहा था। तो जब वो जहाज पे जाने लगा तो उसने भगवान से कहा कि भगवान मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, आ भी नहीं पाऊंगा, तो मेरे परिवार की फिक्र आपको करनी है। और ऐसा कह के जैसे ही वो मुड़ने को हुआ कि सेठ जी पुलिस लेके आ गए और उनने कहा कि मेरा पर्स यहाँ गिरा है, शायद इसी व्यक्ति ने चुराया है, इसे पकड़ लो। तो अब इससे देखा नहीं गया तो इसने कह दिया कि नहीं नहीं, बोल गया कहने लगा नहीं नहीं, इनने नहीं चुराया आपका पर्स, वो सामने गली में गरीब आदमी रहता ना, वो ले गया आपका पर्स। सेठ जी ने उनको छोड़ दिया और उसको ले जाके पकड़ लिया। शाम को भगवान जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि देखो कुछ किया तो नहीं ऐसा। बोले नहीं मैं तो किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बार मुझे बोलना पड़ा भगवान, आप कैसे सह लेते इतना अन्याय, पता है उस आदमी ने पर्स चुराया और दूसरे आदमी को पकड़ के ले जाने लगे, हमें तो फिक्र हो गई भगवान। तो फिर हमने उसको बोला इसने नहीं चुराया। तब भगवान ने कहा कि विधि के विधान में हमें कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। सेठ जी का पर्स चला भी गया था तो कोई नुकसान नहीं था, सेठ जी के पास बहुत पैसा था, बाकी गरीब आदमी का कुछ दिन का भोजन चल जाता। दूसरे जो व्यक्ति नेवी में जा रहा था उसकी वहां मौत लिखी है और तुमने उसे क्या किया कि गरीब आदमी को पकड़ा दिया और उसे छोड़ दिया। वो वहां चला जाता, संभवतः हो सकता कि वो बच जाता, जेल चला जाता। तो इस तरह उन्होंने कहा कि हमेशा ये ध्यान रखो, जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए, कुछ मन हो तो ये मत सोचो कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, या भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। नहीं, हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। हमें जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है भगवान अगर आपने सुख दिए हैं तो दुख भी आपके दिए हैं और हौसला भी आप ही देंगे। इसलिए हमें हमेशा, क्योंकि एक परम सत्ता होती है, हम कितने ही बड़े कितने ही वो हो जाएं लेकिन भगवान से बड़े नहीं हो सकते, इसलिए हमें उन पर हमेशा विश्वास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई होती है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। सभी को जय श्री। धन्यवाद शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया कहानी सुनाने के लिए। और एक्चुअली अभी सभी मित्रों से हम अनुरोध करेंगे कि हमें समय का भी ध्यान रखना है, 2 मिनट के अंदर अपनी प्रस्तुति करनी है कि सभी मित्र हैं और भी इंतजार कर रहे हैं। तो आगे हम आमंत्रित करना चाहेंगे जी जी प्रज्ञा जैन जी पटेरा से। सर जी स्वागत है प्रज्ञा जी। तो प्रज्ञा जी एक अनूठी कला कठपुतली का नृत्य दिखाने वाली हैं हम सभी के सामने, तो इसका आनंद उठाएंगे सभी जी।
से बंधी हम कठपुतली, कर्मों से बंधी हम कठपुतली, देखो ठुमक ठुमक करना चे बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी, सुमिरन तू कर ले प्रभु का, सुमिरन तू कर ले, ध्यान तू धर ले प्रभु का, ध्यान तू धर ले, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी, बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। केसरिया रे केसरिया, केसरिया रे केसरिया, तारा गीतोंगा मन मंदिर पधराम, तारा गीतोंगा मन मंदिर पधराम, तारा मुखड़ा परवारी जाऊं, तारा मुखड़ा परवारी जाऊं, केसरिया रे केसरिया, केसरिया रे। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति प्रज्ञा जी, और आपकी तैयारी के लिए और आपकी कला के लिए सभी लोग क्लैपिंग अवश्य करेंगे प्रज्ञा जी के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, अद्भुत जी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नैनश्री जैन जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। जी नैनश्री जी, आप आए और अपनी गायन प्रतिभा का परिचय दें। जी नैनश्री जी, समय हमारे पास 2 ही मिनट है, सभी लोग कृपया उसी का पालन करें। जी स्वागत है। जय जिनेंद्र सभी के लिए। सर आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी। ओके। किससे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस ये जीते हैं सपने क्यों हाथों में, लकीर जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ बुझा के आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ बुझा के आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, सांसों ने कहा रुख मोड़ दिया कोई राह नजर में न आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया कहाँ छोड़े जिस्मों ने साए, यही बार बार पूछती हूँ तन्हा में यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ बुझा के आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ बुझा के आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया नैनश्री जी, और जेएसएस द्वारा सिखाए गए कार्यक्रमों में आपने भाग लिया और अपने अपने आप को निखारा, बहुत बहुत बधाई जी। आगे बढ़ते हैं इसी कार्यक्रम में। लवी सहगल जी झांसी से हमारे साथ हैं क्या उपस्थित?
नहीं मोहित जैन, ज्वाइन नहीं किया अभी सर। मोहित जैन बंडा, मोहित जैन नहीं किया सर, नहीं किए सर, ज्वाइन नहीं किए पटना से। मुकेश किशकू जी कौनजिया जी। मुकेश जी स्वागत है आपका। मुकेश जी आवाज नहीं है सर जी। मुकेश जी जी, मुकेश जी। हेलो सर। हेलो जी हेलो सर। आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं। जी सर। जी सर, हम एक कविता सुनाने जा रहे हैं सर। जी उस कविता का जो जो लिखा है वो हरीश वंश राय है, जो बच्चन जी है। इसमें जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है सर। जी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गुतखोर लगाता है, जो जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही होती मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कभी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी सर। बहुत सुंदर कविता मुकेश जी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमें अपने लिए भी प्रयास करना है और अपने बच्चों में भी यही जज्बा डालना है कि हाँ, हम कोशिश करते रहेंगे और सफल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में शिवानी अग्रवाल जी बीना जी। शिवानी जी स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर। जी मैं कविता पाठ में बचपन की अमीरी लेकर आई हूँ। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। ना खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हम इतने बड़े हो गए, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल सही कहा, सबसे बढ़िया वो जमाना था। तो वापस बच्चा बन जाते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। जी सरिता राज जी। सरिता राज स्वागत है आपका। सरिता जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, स्वागत है जी। हम एक देशभक्ति गाना गाने जा रहे हैं। एक छोटी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। एक छोटी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी। श्री राम के कपड़ा, श्री राम के कपड़ा नहीं, श्री कृष्ण के कपड़ा नीला है, श्री राम के कपड़ा ब्लू है। मेरे बापू के कपड़ा सफेदी है, जो भारत देश आजाद कराए। मेरे बापू के कपड़ा सफेदी है, जो भारत आजाद कराए।
श्री राम के खाना, श्री राम के खाना फल फूल, श्री कृष्ण के खाना माखन है, मेरे बापू के खाना सूखी रोटी है, जो भारत देश आजाद कराया है। मेरे बापू के खाना सूखी रोटी है, जो भारत आजाद कराया। जय जिनेंद्र सर, धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया प्रस्तुति सरिता जी। और आगे बढ़ते हैं जी, नेहा जैन जी, शाहगढ़। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। मैं आप सभी के लिए एक कविता सुनाने जा रही हूँ। और यह कविता एक जो बेटी होती है जो अपने ससुराल में जाती है तो अपने ससुराल वालों से क्या चाहती है उसके ऊपर से, उनके परिवार वालों से क्या कहती है वो। डियर ससुराल, तुम मुझे मेरे मायके सा फील करा पाओगे क्या? डियर ससुराल, तुम मुझे मेरे मायके सा फील करा पाओगे का क्या? और बहू बनने का शौक नहीं मुझे, अपनी बेटी बना पाओगे क्या? डियर सासू माँ, मैं वादा करती हूँ मैं आपको अपनी माँ जैसा प्यार दूंगी। हर तीज त्योहार आपको अपनी माँ की तरह सवार दूंगी। आपकी हर बात को माना करूंगी और कभी कभी मन की बात होने पर मुझे भी बनाया करूंगी। पर हाँ, मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ, ऐसा मेरी माँ कहती है। पर मेरी हर जिद को पूरा करने के लिए वो पापा से भी लड़ती है। तो आप भी मेरी छोटी छोटी जिद को पूरा कर पाओगी क्या? और बहू बनने का शौक नहीं, मुझे अपनी बेटी बना पाओगी क्या? डियर ससुर जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको अपने पापा का दर्जा दूंगी। आंखों में आपके लिए सम्मान और छोटी छोटी बातों से आपसे झगड़ा करूंगी। और मैं अक्सर ख्याल रखती हूँ अपने पापा का हर चीज का, तो आपकी दवाइयों का मैं पूरा हिसाब रखूंगी। तो आप भी मेरी पापा की तरह जब माँ मुझे डांटेगी तो अपने गले से लगा पाओगी क्या? और बहू बनने का शौक नहीं, मुझे अपनी बेटी बना पाओगी क्या? डियर भैया, आप मुझे अपनी छोटी बहन सा लाड़ कर पाओगे क्या? और जेठ बनने का मतलब रौब झाड़ना नहीं, ऐसा समाज को बता पाओगे क्या? डियर भाभी, आप मुझे मेरी गलतियों पर प्यार से समझा पाओगी क्या? और जेठानी बनने का मतलब छोटी को दबाना नहीं, ऐसा समाज को बता पाओगी क्या? और बहू बनने का शौक नहीं, मुझे अपनी बेटी बना पाओगी क्या? और यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी माँ से, जो मायके वाली माँ से है, उससे कहती है, माँ डरती है मेरी, माँ डरती है मेरी कि मैं ससुराल को संभाल पाऊंगी। मायके में उठती हूँ 10 बजे, कैसे वहां जल्दी उठ पाऊंगी। मारती है ताना, जब ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। और क्या होगा, मायके का प्यार तुम्हें उस दिन पता चलेगा। इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोग मेरे मायके से फील करा पाओगे क्या? और बहू बनने का शौक नहीं, मुझे अपनी बेटी बना पाओगी क्या? शादी से डरती हूँ क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहती। शादी से डरती हूँ क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहती। तो मैं जैसी हूँ वैसे ही अपना पाओगे क्या? और बहू बनने का शौक नहीं, मुझे अपनी बेटी बना पाओगे क्या? और बहू बनने का शौक नहीं, मुझे अपनी बेटी बना पाओगे क्या? 4 पंक्तियां अंत में। मीलों दूर होकर भी पास होने का जो एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। मीलों दूर रहने पर भी पास होने का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। अनमोल हीरा है जो कहलाए उसे कहते हैं बिटिया। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति नेहा जी, और बिल्कुल सही बात है। अगर बहू को बेटी की तरह रखा जाए तो बहुत सुख और शांति रहती है और घर भी प्रसन्नता से समृद्धि से भरा रहता है। जी आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जी प्रज्ञा जैन जी, अहमदाबाद, स्वागत है आपका। प्रज्ञा जी कुछ प्रस्तुति करना चाह रहे हैं जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैंने अपनी आर्ट्स का कलेक्शन करा है, पेंटिंग आर्ट्स जो भी मैंने अभी तक बनाया है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो, क्या आवाज आ रही है? अभी ठीक है। हाँ जी।
सबसे पहले मैं पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ। लीफ पेंटिंग चल रही है आजकल, तो मैंने लीव्स जो होती है, लीव्स पेड़ों की, उसको उस पे इम्प्रेशन देके बेस बना के ये एक्रेलिक पेंट से उस पर ट्रेस किया है। प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए। जी जी तो अब आ रही है मेरी आवाज? अभी ठीक है। जी ओके। हाँ जी, तो मैंने लीफ पेंटिंग आजकल जो चल रही है, तो उसको मैंने किया है। ये जो एक्चुअल लीफ होती है उनको तोड़ के उनको थोड़ा सा ड्राई करके और आपकी उनको आवाज कम है, इम्प्रेशन। आप ये ब्लूटूथ निकाल के कर सकते हैं क्या बात डायरेक्ट? इससे पहले ब्लूटूथ। हाँ जी, अब आ रही है। आजकल लीफ पेंटिंग मैंने ट्राई किया। अभी भी नहीं आ रही है आपकी आवाज। जी एक हेलो। हाँ जी, ये अवश्य बताइएगा कि ये क्या कला है और कैसे आपने बनाया है, ताकि सभी सीख सके। जी वगैरह। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हल्की है बहुत। जी अब बताइए। हेलो, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हाँ चलेगा, आप जोर से बोलेंगे तो ऑडिबल है। जी जी ओके ओके। हाँ जी, मैंने लीफ पेंटिंग ट्राई की है। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां पेड़ों की, उनको इम्प्रेशन देके ये पहले बैकग्राउंड करके उनको ट्रेस किया है, इस पे छापा हुआ है इस पे दबा के। और ये दूसरी शेप की लीफ पेंटिंग है, ये बनाई है। इसके पश्चात लिपन आर्ट आजकल ट्रेंड में है, जिसमें कि हम मोल्डेड करके एक क्ले होती है, उसको यूज करते हैं जैसे कि एमसील होती है उसके जैसा, और अपना उसको माउथ पीस थोड़ा यहाँ पे पास में लगा। रखेंगे। ओके हेलो। हाँ जी अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ मैंने क्ले के द्वारा, जो क्ले होती है मोल्डेड क्ले के नाम से आती है, उसको करके इसका नाम लिपन आर्ट है। ये देखिए 3D इसका लुक आता है। इसमें ग्लासेस मिरर्स यूज किए जाते हैं। इसको वॉल डेकोर के तरीके से यूज कर सकते हैं हम। ये बनाया है। एक लिपन आर्ट का दूसरा डिजाइन है, ये बनाया है। इसमें ये इस तरीके से दिखता है। तीसरी चीज, मैंने ऑयल पेस्टल कलर्स से पेंटिंग की है। तो ये जो आपने इससे पहले दिखाया, इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री प्रयोग होगी, ये सबको बता देंगे तो बना सकेंगे। जी बिल्कुल। एक पिडिलाइट की मोल्डेड करके क्ले आती है, जैसे बच्चे खेलते हैं जिस क्ले से, उसको सुपर क्ले बोलते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए मोल्ड इट नाम की क्ले होती है, इसकी फेविक्रल कंपनी की। इसको हम दो होते हैं एमसील की तरह, उनको दोनों को मर्ज मतलब करके मिक्स करके इसको यूज किया जाता है, और थोड़ा थोड़ा लेके ही यूज करते हैं, क्योंकि वो फिर हार्डर हो जाता है। उसमें एक हार्डर भी होता है, तो उसके साथ वो करके, और उसको पाउडर के उससे यूज करा जाता है कि वो हाथ में अगर चिपकता है तो पाउडर से थोड़ा उसमें चिकनाई कम रहती है। और ये फिर इसको ऐसे ऐसे करके बटते हैं, जैसे हम लोई को बटते हैं आटे की तरह। आफ्टर देन इसको इस पे फेविकॉल अप्लाई करते जाते हैं, और जो हमें शेप देनी है हम करते हैं। और इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं डिजाइन्स देने के लिए। मेरे टूल्स में है ना, इस वाले में रखे टीवी के नीचे। तो उसके जो भी शेप आपको देने होते हैं, जैसे हम आजकल शंख अभी वगैरह के समय की मर्यादा है। बहुत सुंदर तरीके से आपने मैंने बनाया है। ऑयल पेस्टल के ये आप पेंटिंग्स सुन पा बनाई रहे हैं? है। जी बिल्कुल सर, थोड़ा सा और बचा है बस, एक दो और। वो डिटेल करने में थोड़ा हो गया, मतलब पेंटिंग्स का कलेक्शन है मेरे पास। तो ये मैंने ऑयल पेस्टल से यूज किया है, ये मैंने एक्रेलिक पेंट से यूज किया है, ये मैंने बनाया है। ये मैंने फोटो फ्रेम बनाया है, इसको मंडाला आर्ट बोलते हैं। ये मंडाला आर्ट बिहार की साइड में बहुत प्रचलित है। इसमें डॉट 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 करके इसकी विशेषता है। तो ये फोटो फ्रेम ऐसा है कि इसमें फोटो आप अलग से लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार। इसका ये उदाहरण है कि मैंने इसकी फोटो लगा रखी है, इसमें भी मिरर्स का यूज किया है।
और ये एक्चुअली फ्रिज मैग्नेट है, तो इसमें पीछे मैंने मैग्नेट यूज किया है, तो ये ऐसे करके टंग जाता है लोहे पे इस तरीके से। और मैंने क्ले यूज करके एक छोटा सा केक बनाया है, और ये छोटा सा गमला बनाया है इसी को यूज करके वेस्ट मटेरियल्स से। और यहाँ पे जलेबी फाफड़ा चलता है गुजरात में, तो मैंने क्ले को यूज करके फ्रिज मैग्नेट के तौर पे बनाया। फ्रिज मैग्नेट का यूज होता है कि आपको कोई नोट्स लगाने, टू डू लिस्ट लगाने, वो लगा सकते हैं। और ये जो ये भी क्ले से बना हुआ है, ये की चेन है, तो आप कोई भी शेप, कोई भी उसको मोल्ड कर सकते हैं। और ये फ्रिज मैग्नेट बनाया हुआ है जी, वेस्ट मटेरियल। समय सुनिश्चित है बहुत। जी प्रज्ञा जी, आपने बहुत सुंदर कृतियां बनाई हैं, लेकिन समय के अभाव से हम क्षमा चाहते हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे आपको। आप ये ग्रुप पर रखिएगा सभी के साथ और बताइएगा कैसे कैसे बना सकते हैं। जी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। रूपा कुमारी सर, आदर्श जैन जी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। पहले सर उनका कोई प्रोग्राम है टाइम के। आदर्श जैन बड़ा मलहरा जी, वो जी आदर्श पहले परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। आदर्श जैन जी, आदर्श जी, सबको सादर जय जिनेंद्र जी। मैं गायन के लिए जो कहा था, तो मैं ऐसा जो भजन है कि किस प्रकार हम प्रत्येक व्यक्ति है की जो मौत है तो अचानक से आ जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौत जब अचानक से आ जाती है तो हमें अपने टाइम का कैसे भी ना कैसे सदुपयोग ही करना चाहिए। तो किस प्रकार मृत्यु अचानक से आ जाती है, तो उसके लिए एक छोटा सा भजन है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इन हकीमों से कहो यूं बोल कर, इन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते दवाएं जो किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। सिर सिकंदर का यहाँ सब कह गया, सिर सिकंदर का यहाँ सब कह गया, मरते दम रुकमान भी यूं कह गया, मरते दम रुकमान भी यूं कह गया। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हो गए परलोक में तेरा हिसाब, होगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ तुम हे जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ तुम हे जनाब। जब वहाँ भी तेरी खाली जाएगी, जब वहाँ भी तेरी खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इस प्रकार यही बताया गया कि किस प्रकार मृत्यु आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय बिल्कुल सुनिश्चित है, हमें माफी चाहते हैं।
जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छे से आपने क्षमा प्रस्तुत चाहता किया। हूँ क्या कि थोड़ा गेस्ट आए हुए थे जी, इसलिए जी, थोड़ा। जी, जी, आगे बढ़ते हैं। रूपा कुमारी कोटाटान जी, आदर्श जी, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जय जिनेंद्र, जय जी, जिनेंद्र। जी, रूपा जय कुमारी जिनेंद्र कोटाटान सर। जी, स्वागत है आपका। जी, जी सर, समय का मैं सभी एक बहुत ध्यान रखेंगे और कम से कम समय में प्रस्तुति देने का प्रयास करें। जी, रूपा जी। आप सभी को बीच में एक छोटी सी गाना गाने जा रही हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। जी, जी, स्वागत है। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों की कफन ना बेच देना। दोस्तों साथियों, हम चले दे चले अपना दिन अपनी जान, ताकि खिलता रहे अपना हिंदुस्तान की तरह। ओ दोस्तों साथियों, दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह, दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह, जीना क्या मरना क्या, क्या बुज़दिलों की तरह, प्यारा है ये वतन ज़मीन आसमान की तरह। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना। जय, धन्यवाद सर। हेलो जी, जी सर, इतना ही बोल के मैं समाप्त करती हूँ। जी, जी, रूपा जी, धन्यवाद। जी, आगे बढ़ते हैं। बेबी कुमारी जी, बिरंगड्डा जी, बेबी जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर। जी, मेरा कविता है वीर तुम बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे बल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मेघा गरजते रहे मेघा बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। रात हो कि रात हो संग हो ना साथ हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। एक ध्वज लिए हुए प्रण एक किए हुए, भूमि के लिए पितृभूमि के लिए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो मेरा इतने हैं। जी, बेबी जी, आप ठीक, वीर तुम बड़े चलो जी, और सभी को वीर बनना है और बहादुर बनना है। जी, आगे बढ़ते हैं। रक्षा शुक्ला जी, पटेरा, स्वागत है आपका। जी, रक्षा जी। जय जिनेंद्र सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मेरी कविता है एक जो नारियों के प्रति है, जहाँ पर आज भी बिछड़े क्षेत्रों में ऐसा होता है कि नारियों के साथ ये सब होता रहता है। तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती हूँ। सोचती हूँ विचलित मन को कुछ ऐसा आधार लिखूं, और नारी के जीवन की गाथा और उसका संसार लिखूं। बचपन में बाबुल की बगिया और वह सारा प्यार लिखूं, बचपन गुजरा छिनी आजादी प्रतिबंधों की दीवार लिखूं। एक नारी का जो जीवन रहता है, जैसे पहले पिता पर, पुत्र पर, फिर अपने पति पर या अपने परिवार पर, तो एक पॉइंट है जो पिता से पुत्र, पुत्र से पति पर बनी बोझ का भार लिखूं, और दहेज के भूखे इस समाज में हुई कुप्रथा का शिकार लिखूं। नारी के जीवन की गाथा और उसका संसार लिखूं। सुंदर लगना, अच्छा खाना, यह सब देख परिवार का प्यार लिखूं, और सबकी सुनकर चुप हो जाना, उसकी मानवता का व्यवहार लिखूं। समय मिलाकर समय से चलना, कि समय मिलाकर समय से चलना, उसके समय पर कुछ विचार लिखूं। आजाद देश की इस भूमि पर हाथों में जंजीरों के तार लिखूं, और नारी के जीवन की गाथा और उसका संसार लिखूं। कि सोचती हूँ विचलित मन को कुछ ऐसा आधार लिखूं, और नारी के जीवन की गाथा और उसका संसार लिखूं। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रस्तुति।
रक्षा जी, नारी का जीवन बहुत महान है और बहुत कार्य कर रही है संसार के लिए, समाज के लिए। आगे बढ़ते हैं आपको बधाई देते हुए। जी प्रिया ताम्रकर जी, स्वागत है आपका। जी प्रिया जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। आगे बढ़ जी जी प्रिया जी। सादर जय जिनेंद्र सर, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। सर क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो ऑफ करे हूँ कारणवश, ठीक है ना? तो मैं अपनी प्रस्तुति परिवार साथ है, अच्छी बात है, सब उपस्थित रह सकते हैं, परिवार की गोष्ठी है ना। चलिए सर, अपना गायन प्रस्तुत करती हूँ जी। एक पल की जिंदगानी, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों सोचे तो पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों सोचे तो पल का नहीं ठिकाना, मन है हरी का दर्पण, मन में से बसा ले, करके सुकर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में से बसा ले, करके सुकर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। माया न साथ होगी, माया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना, बरसों की क्यों सोचे तो पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों सोचे तू पल का नहीं ठिकाना। जी सर, बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। प्रिया जी, बहुत सुंदर। और इसी कला को आगे बढ़ाते ही निखारते रहिए और इसमें आप जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें लेते रहिए। अच्छा गला है आपका। जी आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सर। पिंकी कुमारी जी, पिंकी कुमारी सिंहपुर जी, स्वागत है आपका पिंकी जी। जी पिंकी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी अपेक्षा जैन जी, बड़ा मलेरा जी। जी पिंकी जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर हम ना गायन में किए थे तो वो नहीं कर पाए, तो हम डांस कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा सेट कर लीजिएगा और समय का ध्यान रखना। जी ठीक है सर। जब तक पिंकी जी तैयारी कर रही हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मनीषा गौतम जी, आप अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं। जी मनीषा जी, नमस्कार सर जी, मैं मनीषा गौतम कटनी जिले से वर्ग 1 में हिंदी शिक्षक के रूप में मेरी स्वरचित कविता सुरवत सवाल में आप सभी का स्वागत है। जी सर आवाज तो आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आप शुरू कीजिए। जी सर। कभी नफरत दिखाता कोई, कभी नफरत दिखाता कोई,
कभी दिखाता कोई प्यार है, कभी हुनर वाला कुछ कर नहीं पाता, तो कभी हुनर वाला कुछ कर नहीं पाता, तो कभी नकारा दिखाता कमाल है। अक्सर ऐसा क्यों होता है, फिर वही सवाल है। जो बिन मांगे मिलता है, जो बिन मांगे मिलता है, उसमें कहाँ किसी का चलता है। जो बिन मांगे मिलता है, उसमें कहाँ किसी का चलता है। जो मिलता नहीं उसे पाने को, जो मिलता नहीं उसे पाने को, फिर लोग फैलाते जाल हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है, फिर वही सवाल है। बस खुशी की चाहत में, बस खुशी की चाहत में लोग चाहते भी खो देते हैं, पर इम्तिहान की घड़ी में तो, पर इम्तिहान की घड़ी में तो अच्छे अच्छे रो देते हैं। जो यहाँ बिन मांगे मिले वह कहाँ किसी को स्वीकार है। जो यहाँ बिन मांगे मिले वह कहाँ किसी को स्वीकार है। ऐसा अक्सर क्यों होता है, फिर वही सवाल है। बंगला गाड़ी पैसे में, बंगला गाड़ी पैसे में, लोग रहते हैं जैसे तैसे में। कई लोगों के यहाँ तो एक साइकिल भी नहीं, कई लोगों के यहाँ तो एक साइकिल भी नहीं, तो कई लोग चलाते कार हैं। ऐसा अक्सर क्यों होता है, फिर वही सवाल है। राहों से मंजिल तक पहुंचने में क्या क्या खोना पड़ता है, राहों से मंजिल तक पहुंचने में क्या क्या खोना पड़ता है। चाहतों का सिलसिला भी दिन ब दिन तो बढ़ता है। बस इसी चाहतों को पूरा करने में, बस इसी चाहतों को पूरा करने में लोगों के गुजरते यहाँ कई साल हैं। ऐसा अक्सर क्यों होता है, फिर वही सवाल है। ऐसा अक्सर क्यों होता है, फिर वही सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। यही सवाल जीवन भर है, पर आगे बढ़ेंगे। जी पिंकी कुमारी जी, आप तैयार हैं तो आप कर सकते हैं प्रस्तुति। अगला क्रम सौरभ जी, सौरभ जैन जी बीना, पिंकी जी के बाद। जी, इस सुहानी सी सुबह में जिसे जेएसएस ने और भी सुहाना बना दिया है, सभी को जय जिनेंद्र करता हूँ, सुप्रभात कहता हूँ। मैं आज आप सभी को, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। मैं आज एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वंडरफुल स्टोरी, और अंत में उसका जो मोरल होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई एम यूजिंग अ प्रॉप फॉर दैट। एक प्रॉप हम यूज कर रहे हैं। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अ क्रोकोडाइल एंड अ मंकी। एक दिन एक झील में एक मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ उस झील के आजू बाजू बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। उन जामुन के पेड़ों में एक बंदर निवास करता था। तो दोनों की हो गई दोस्ती, बंदर की और मगरमच्छ की। दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों महोदय एक साथ मिलकर रहने लगे। जामुन के पेड़ से मीठे मीठे जामुन बंदर महोदय क्रोकोडाइल महोदय को रोज खिलाने लगे। एक दिन क्या हुआ, वे सभी जामुन क्रोकोडाइल ने, बंदर ने क्रोकोडाइल को दिए और क्रोकोडाइल वो अपनी वाइफ के लिए ले गया। बहुत ही मीठे मीठे जामुन थे, बहुत ही मीठे मीठे जामुन थे। तो वाइफ ने कहा कि बंदर ये जामुन रोज खाता है, उसका कलेजा, उसका हार्ट तो बहुत ही मीठा होगा, मुझे वो खाना है। क्रोकोडाइल अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। तो वाइफ ने कहा कि उस बंदर को लेकर आओ। तो क्रोकोडाइल जो है वो पेड़ के पास पहुंचकर बंदर को इनवाइट करता है कि आज आप हमारे घर पर लंच के लिए चलिए। मतलब क्रोकोडाइल चालाक था, उसने चाल चली। बंदर ने इनविटेशन को स्वीकार किया और क्रोकोडाइल से कहा, मुझे तो स्विमिंग नहीं आती, मुझे तो तैरना नहीं आता। तो क्रोकोडाइल कहता है, कोई बात नहीं, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूंगा। तो बंदर महोदय क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठ गए और जा रहे हैं। अचानक बीच रास्ते में क्रोकोडाइल बंदर को नीचे डुबाने लगा पानी में। जब वो डुबाने लगा तो फिर बंदर ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्रोकोडाइल ने उसे पूरी वार्तालाप बताई कि मेरी वाइफ को आपका कलेजा चाहिए। ओहो, बंदर भी चालाक था। बंदर ने कहा, ओहो, मैं तो अपना
जो कलेजा है वो पेड़ पर ही भूल आया, जामुन के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर भूल आया। तो क्रोकोडाइल ने कहा चलो लेके आते हैं। तो दोनों चले गए। जैसे ही वो पेड़ पर पहुंचा तो मंकी जो है वो वापस अपने पेड़ पर चला गया, वापस पेड़ पर चला गया। यहाँ पर ये स्टोरी समाप्त होती है और इससे हमें सीख मिलती है कि जो द पर्सन हु वांट्स टू चीट अदर्स विल बी चीटेड एंड लूज एवरीथिंग। वो जो है वो सारी चीजें लूज कर देगा जो दूसरों को चीट करता है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू ऑल। धन्यवाद सौरभ जी। और मोरल ऑफ द स्टोरी के साथ साथ जो कला है स्टोरी टेलिंग की बच्चों के लिए होनी चाहिए वो सौरभ जी ने प्रस्तुत की। अगर बच्चों को पिक्चर्स के माध्यम से कोई स्टोरी सुनाएंगे तो उनको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। बहुत बढ़िया प्रस्तुति सौरभ जी, और बहुत बढ़िया आपने इनिशिएटिव लिया, बताया कि कैसे हम शिक्षक होने के नाते कहानियां सुना सकते हैं बच्चों को। थैंक यू सो मच। इसी क्रम में जी धन्यवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जी। रियंका जैन जी छतरपुर। रियंका जैन जी छतरपुर, आप हैं हमारे साथ? हाँ सर, जय जिनेंद्र। स्वागत है जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आप शुरू कीजिए। आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कीजिए। भजन गा रहे हैं हम जी। वीर प्रभु जी सुनियो रे, एक सवाल दीवाने का, अगर समझ में आ जाए भक्तों को समझाने का, हमने अपना नियम निभाया, तेरे दर्शन करने का। और क्या कहना है बाबा से? बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का, हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया, तेरी भक्ति करने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। एक रास्ता ढूंढ लिया है तुम चलते तो चैन आए, एक रास्ता ढूंढ लिया तुम चलते तो चैन आए, एक दिन मिलने हम आए और एक दिन मिलने तुम आओ, एक दिन मिलने हम आए और एक दिन मिलने तुम आओ, एक रास्ता ढूंढ लिया है एक दिन मिलने तुम आओ, अब तो पक्का ढूंढ लिया है, अब तो पक्का सोच लिया तेरे दर में बस जाने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति रियंका जी, और धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं रिया राजपूत जी। रिया जी, रिया राजपूत जी पटेल। हेलो जी जी रिया जी स्वागत। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कीजिए। हम आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बौद्ध मठ में एक वृद्ध गुरु और एक उनका नौजवान शिष्य रहता था। गुरु बहुत सिद्ध महात्मा थे, उन्हें भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी। एक दिन गुरुजी तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका जो शिष्य है उसकी आज से 8वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो गुरुजी देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि जिसे वह पुत्र की भांति प्रेम करते हैं वह एक दिन उनसे दूर हो जाएगा। तो गुरुजी ने तुरंत ही अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें 7 दिन का अवकाश देता हूँ, तुम अपने परिवार जन के साथ
पास जाओ और उनके साथ समय व्यतीत करो। तो शिष्य बहुत प्रसन्न होता है, जैसे उसकी किसी मनपसंद इच्छा, मतलब बहुत पुरानी जो इच्छा थी वह पूर्ण हो गई है। वो कहता है, गुरुजी आप कैसे समझ जाते हैं कि मेरे मन में क्या है? मैं चाहता ही था कि मैं अपने परिवार के पास जाकर कुछ समय व्यतीत करूं, और आपने मेरी मन की बात जान ली और मुझे वहां जाने का अवसर दिया। वो बोलते हैं, अवश्य तुम जाओ, परंतु ध्यान रहे आज से 8वें दिन तुम्हें वापस लौट कर यहाँ आना है। वो कहता है, अवश्य गुरुजी। वह गुरुजी से आज्ञा लेकर आश्रम के बाहर जाता है, और जैसे ही वह अपने घर के मार्ग में होता है तो वहां उसे एक नदी पड़ती है। वह नदी के किनारे जाता है तो देखता है कि लाखों चींटियां अपने अंडे लेकर इधर की उधर जा रही हैं, और वह यह भी देखता है कि वह चींटियां एक दूसरे से टकराती हैं और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। चींटियों की इस गतिविधियों को देखकर शिष्य को बहुत आनंद आ रहा था, तो वह कुछ समय वहीं ठहर गया और उन गतिविधि का आनंद लेने लगा। उसने देखा कि नदी का जो पानी है वह लहरों का रूप लेकर किनारे तक आ रहा है, जो चींटियों के जीवन को नष्ट कर सकता है। वह सोचने लगा कि इन लहरों के कारण अनावश्यक ही लाखों चींटियां मर जाएंगी। तो उसने उनकी सहायता करने के लिए अपने तन के वस्त्र उतारे और चींटियों के आजू बाजू एक घेरा बना दिया और एक कलात्मक तरीके से एक नाली बना दी, जिससे यदि लहरों का पानी अगर किनारे पर आता है तो वह नाली के द्वारा फिर से नदी में चला जाएगा। चींटियों की सहायता करके शिष्य प्रसन्न था, और इसके बाद वह जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो अपनी माता पिता से आवाज कम आ रही है। माता पिता से मिलकर प्रसन्न होता है, और उसे पता नहीं पड़ता कि कैसे उसके 8 दिन घर पर ही निकल गए। उसे रात में याद आता है कि मैंने तो गुरुजी को वचन दिया था कि 8वें दिन तो मैं आश्रम पहुंच जाऊंगा। तो वह तैयारी करता है और 9वें दिन आश्रम को निकल जाता है, और जैसे ही वह 9वें दिन आश्रम को निकलता है, वहीं आश्रम में उसके गुरुजी उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि ना जाने मेरा शिष्य 8वें दिन कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे उसकी मृत्यु आई होगी। वह उसकी चिंता में रोने लगते हैं। तभी उनकी नजर द्वार पर जाती है। वह देखते हैं कि एक नौजवान व्यक्ति आश्रम के द्वार पर खड़ा है। जैसे ही वह ध्यान से देखते हैं कि शिष्य था, साथ ही वह आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। अब वह दौड़ कर जाते हैं और अपने शिष्य को गले लगाते हैं। वो पूछते हैं, बताओ शिष्य, तुम्हारे प्राण कैसे बचे? बताओ यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो वह उन्हें सब कुछ बताता है, मैंने चींटियों की कैसे सहायता की। तो गुरुजी समझ जाते हैं और अनायास ही उनके मुंह से निकलता है कि कर्म लौट कर आता है। वह समझ नहीं पाता और ना ही वह गुरुजी से प्रश्न करता है। तो इस कहानी का ये मतलब है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, निश्चित ही ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। लेकिन इस स्टोरी का ये मोरल नहीं है कि यदि हम किसी व्यक्ति या प्राणी के जीवन की रक्षा करते हैं तो हमारी मृत्यु नहीं होगी या हमारी जीवन अवधि बड़ी हो जाएगी। इसका ये मतलब है यदि हम किसी व्यक्ति के जीवन की धन्यवाद रिया जी। समय बिल्कुल सुनिश्चित है। बहुत बढ़िया मोरल है कि हमें निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करते रहना चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुति रिया जी। जी मीना कुमारी जी, स्वागत है आपका। मीना देवी जी बेड़ी, आप हैं उपस्थित? सुन पा रहे हैं हमें मीना जी? जय जिनेंद्र सर जी। एक छोटी सी कविता है, समय पर है। जी सर जी आवाज आ रही? आप सुनाते रहिए, आवाज आ रही है जी। समय कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, समय ही चल निरंतर चलती है। यह पल में अनेक रूप बदलता है, दुख दर्द और सुख का साथी बनता है। रोज अपनी नई रंग रूप दिखाता है, सब इसकी मर्जी से चलता है। अपना हर पल का महत्व बताता है, यह कभी रुकता नहीं, थकता नहीं, बस चलता जाता हूँ। इसकी महत्व को अगर समझोगे, जीवन में अपनी लक्ष्य हासिल करोगे। सारे काम समय पर ही होते हैं, चाहे हम कितने भी उत्सुक होगा काम समय पर ही। इसलिए समय का महत्व को समझे। समय कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ,
सभी को जय जिनेंद्र। इतना ही छोटा सा कविता था। जी बहुत बढ़िया मीना जी, आपने अच्छे से बोला, समय सबके साथ है और हमें उसका पूर्ण पालन करना चाहिए। बहुत बढ़िया, सुंदर प्रस्तुति। जी आगे बढ़ते हैं, पिंकी कुमारी जी आप उपस्थित हैं? जी पिंकी जी। पिंकी कुमारी सुन पा रहे हैं? इसी का चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन जी को अभिनंदन जी का नमस्कार, जय जिनेंद्र सभी को। एक कविता है जो महंगाई के ऊपर एक प्रहार और मध्यम वर्ग की क्या स्थिति होती है के लिए। ज्यादा आवाज आ रही है सर। पिंकी जी ने म्यूजिक चला दिया उधर से बंद कर। अभिनंदन जी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी जी जी। पिंकी जी आपका कैमरा नहीं दिख रहा है, वीडियो ऑन करना पड़ेगा आपको। आई थिंक वहां पर वीडियो ऑन नहीं हुआ था। जी अभिनंदन जी आप शुरू कर सकते हैं। जी जी स्वागत। ये कविता महंगाई के ऊपर प्रहार करने वाली और मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग की स्थिति क्या होती है इसको दर्शाती है। श्री वेद प्रकाश जी की लिखी हुई कविता है। तो मैं शुरू करता हूं। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, जा देख ली तेरी मालिकी, 10 दिन हो गए, 15 के बाद मुझ में कोई सब्जी नहीं पकी। तू क्या जाने बर्तन वाले की दुकान में मैंने कैसे कैसे खाऊ छोड़ दिए। न जाने किस घर में चला आया, अपने साथ मेरे भी कर्म फोड़ दिए। अब इससे पहले चुल्लू भर तेल में जल मरूं, एक बार सब्जी का मजा चखा दे, मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही पका दे। और मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया, आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी जरूर पकाऊंगा। इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी, इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी। जेब मुझे घूर रही थी, बोली ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके मुझे बताओ, कभी मुझ में कुछ डालते हो। जाओ क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा, इससे ज्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी। जिंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते, लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। वो तो और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है, वैसे भी तुम्हारी काट के कोई क्या लेगा, अगले का ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। अब ज्यादा क्या कहलवाते हो, तनख्वाह तो सारी घर आने से पहले ही बट जाती है, और जो 2-4 बचते हैं मुई गुल्लक सटक जाती है। तो मुझे घूरना छोड़ो,
और लिहाज बाकी है तो जाओ गुल्लक को ही फोड़ो। जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर बगैर देर किए गुल्लक में बंद अपना गुड लक जमीन पे दे मारा और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया हुआ भविष्य यानी 3 रुपए का नोट बाहर निकाला। चौंकिए नहीं, 3 रुपया 50 के नोट का नाम है, क्योंकि आजकल बाजार में 1 रुपए का कुल 6 पैसा दाम है। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा सब्जी का थैला बाहर निकाला। थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद। महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं आपका आभारी हूं। मैंने कहा चिंता मत कर, आज मूड में हूं, भारी भी कर दूंगा, तुझे सब्जियों से भर दूंगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी कि एकाएक दिमाग ने टोका, डराया, धमकाया, रोका। एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा, बगैर अनुभव इतना रिस्क, कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा। सुनकर मैं घबराया, दोबारा अपने गरेबान में झांका, बची खुची हिम्मत और औकात को आका, साहस करके दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया और भाई साहब मैं सब्जी मंडी चल दिया। जाते ही पूछा हरी सब्जियों के भाव बताओगे? सब्जी वाला बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे, बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे, वो तुम्हें चोरी या डाके में धर सकते हैं और बाई चांस इस खरीद फरोख्त के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनकम टैक्स वाले भी रेड कर सकते हैं। इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। प्रश्न उठता है कि इसके पास इतनी व्हाइट मनी कहां से आई। हमने कहा लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों के बजाय नजरें हम पर चढ़ाई, बोला इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तेरी आत्मा तक इस मंडी में नहीं आई और आज तू सशरीर आया है। सच बता, कहीं ये 50 का नोट अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है। सुनकर बात दिमाग में घुसी, ये सब्जी वाला है या नजूमी। मैं बोला यार मान गया, पर ये तो बता गुल्लक फोड़ने की बात तू कैसे जान गया। वो बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है। लोग तो बस दुकानदार समझकर आगे बढ़ जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार इस शहर में नहीं, गुल्लक फोड़ने के समाचार इस शहर में नहीं, अखबारों में नहीं, चेहरों पर पड़े जाते हैं। इतना ही नहीं, मैं खूब जानता हूं तेरे घर में एक माँ है, एक बीवी है, एक बेटी है, एक बेटा है, एक कुंवारी बहना है। इसीलिए तुझसे ज्यादा क्या कहना है कि पीछे तेरे बच्चों का स्कूल है, बीच में तेरा मकान है, घर के ठीक सामने दवाइयों की दुकान है। और जब दवाइयों की दुकान दरवाजे से निकलते ही आ जाती है, और जब दवाइयों की दुकान दरवाजे से निकलते ही आ जाती है, तब मुंह के स्वाद के लिए मेरे भाई गुल्लक नहीं फोड़ी जाती है। सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी
उसके सामने खड़े रहने की हिम्मत, मेरी झूठी बीमार समझ के लिए जैसे ये बात दवा हो गई। और जब मैं 50 रुपए के नोट के अकड़ की 50 रुपए के नोट की अकड़ जाने कहाँ हवा हो गई। धन्यवाद। हेलो सर, अब म्यूट है। जी, बहुत सुंदर अभिनंदन जी। और आपने मध्यम वर्ग की स्थिति को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर प्रस्तुति जी अभिनंदन जी। आगे बढ़ते हैं इसी सराहना के साथ सावित्री कुमारी जी सिंहपुर जी। जय जिनेंद्र सर। जी जय जिनेंद्र, आप आप शुरू कीजिए। हाँ जी। अपने बहन बेटियों के सम्मान में सुनाने जा रही हूँ। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेटियों को आज भी बोझ मानते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि बेटी नहीं होगी तो माँ कौन बनेगा, और माँ नहीं होगी तो जन्म कैसे लोगी। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या यहाँ लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी की दुनिया वालों, सुनी पड़ी कलाई है। बिन बेटी की दुनिया वालों, सुनी पड़ी कलाई है। भैया दूज और रक्षा बंधन का तुमको है ध्यान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तारे एक कुल को, बेटी तीन को तारती है। यहाँ पर गौर करने की बात है। बेटा अगर लाख अच्छा हो तो केवल एक ही कुल को तारता है। अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां लाख अच्छी हो जाएं, थोड़ी अच्छी हो जाएं, तो तीन कुल को तारती है। बेटा तारे एक कुल को, बेटी तीन को तारती है। नाना नानी दादा दादी को सपने सवारती है, के सपनों को सवारती है। बिन बेटी की दुनिया वालों, होता कन्यादान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा छोड़ के चला भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी जिस दिन वो नाता, दो रिश्तों को तोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वालों, वो इंसान नहीं। बेटी को ठुकराने वालों, वो इंसान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। जी बहुत बढ़िया सावित्री जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। अभी समय के अनुसार आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा मंतव्य है, बहुत अच्छी बात आपने कही है समाज के लिए। जी बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। क्षमा कीजिए, समय बहुत सीमित है, और भी मित्र हैं हमारे साथ। जी अनुप्रिया सोरेन जी। अनुप्रिया जी स्वागत है आपका। हेलो सर। जी अनुप्रिया जी स्वागत है। सर आप सुन रहे हैं? हाँ जी आप शुरू कीजिए। सर देशभक्ति गाना गाने जा रहे हैं सर। हम देश की माली हैं, हम देश सजा देंगे। हम देश की माली हैं, हम देश सजा देंगे।
फूलों के नए पौधे भारत में लगा देंगे, फूलों के नए पौधे भारत में लगा देंगे। कौन आ रहा है बीच हर में? होगा, हर पौधे नए होंगे, हर पेड़ होगा, हर पौधे नए होंगे। जनता के नमूने हम जनता को दिखा देंगे, जनता के नमूने हम जनता को दिखा देंगे। फूलों के नए पौधे भारत में लगा देंगे, फूलों के नए पौधे भारत में लगा देंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर अनुप्रिया जी, बहुत सुंदर आवाज है आपकी। इसको निखारिए और ट्रेनिंग लीजिए, आगे बढ़ते रहिए जी। मंजू जी, मंजू कुमारी जी पिपराडी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर। क्या जी, स्वागत है जी। हम मुंशी प्रेमचंद की कविता सुना रहे हैं। जी। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी इतना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजर जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है, जिंदगी अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाती हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से पहनना और अपनी मौज में रहना। जय जिनेंद्र। इतने ही कविता मैंने बहुत बढ़िया, अपनी मौज में रहना है और आगे बढ़ना है और नई नई चीजें सीखते रहना है जी। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत बढ़िया बात जी। शालिनी सिंघई जी, स्वागत है आपका। शहपुरा, शालिनी सिंघई जी, शहपुरा। शालिनी जैन होंगी सर, शालिनी सिंघाई। हाँ सिंघाई जी जी। शालिनी जी, स्वागत है आपका। सर मैं अपनी छोटी सी कविता रखना चाहती हूँ आप सबके साथ, जो मेरे गुरु के ऊपर याद आई है। आप प्रेरणा हो मेरी, आप आस्था हो मेरी, आप सामने नए हो मेरे, पर आप कल्पना हो मेरी। आप सफलता में आशीष है आपका, हर सफलता में आशीष है आपका, हर संकट में साथ है आपका। आप रक्षा ढाल हो मेरी, आप श्रद्धा हो मेरी, आप प्रेरणा हो मेरी। तब तो मैं आप हो, काव्यों में आप हो, हर सखी में आप हो, हर विचार में आप हो। आप कलम हो मेरी, हर गिरती को संभालते आप हो, हर निराश की आश पाश हो। ये मेरे ऊपर की नींद है। मेरी वीर को धारा है आपने, ध्येय को पाया है आपने, जगत पूज्य आप हो, आप ही मेरा संसार हो, आप ही मेरी प्रेरणा। आप सभी को सादर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत बढ़िया शालिनी जी। जी सुनीता जी, सुनीता कुमारी जी हमारे साथ हैं उपस्थित। सुनीता कुमारी बरमहसिया। नहीं सर। जी दिलीप कुमार पंथी जी हैं हमारे साथ। नहीं सर, वो भी नहीं। हाँ उपस्थित हैं। दिलीप जी, आप आवाज सुन रहे हैं? सर जी दिलीप।
दिलीप जी अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कीजिएगा। जी गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी दिलीप जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मीटिंग के लिए मैं एक थोड़ी कविता पेश करना चाहूंगा जो कि शिक्षक और छात्रों के ऊपर, जिसमें एक शिक्षक द्वारा एक छात्र को दिया जाता है जो ज्ञान का वो सारांश है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु ज्ञान नहीं, अंधकार तब तक ही है जब तक कि दिन मान नहीं। ठीक है, मतलब इसका अर्थ हुआ मिले ना गुरु अगर गुरु का सहारा, मिले नहीं मन का हथियार, पर आगे रखने में मन डरता है। हो पाता है पूरा कोई भी अभियान नहीं, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं। जब तक रहती है गुरु से दूरी, होती मन में प्यास न दूरी। गुरु मन की पीड़ा को हर लेते हैं, दिव्य सारस जीवन हर लेते हैं। गुरु बिना जीवन होता नहीं, जैसे हमारे नहीं। भटकावों की राह छोड़े, गुरु चरणों में मन को छोड़े। धन बल साधन बुद्धि ज्ञान का कर अभिमान वे, गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु से जब अनुदान मिलतेंगे, भव्य पावन परिणाम मिलेंगे। टूटे वजन सारे खुल जाएंगे, प्रभु के द्वारे क्या से क्या तुम बन जाओगे, तुमको ध्यान नहीं। ये गुरु द्वारा ये गुरु शिक्षक द्वारा ऐसी एक कविता है जिसमें शिक्षक की तुलना हमें सड़क से की गई है, जिसमें सड़क और गुरु दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन ये दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि शिक्षक छात्रों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है और सड़क राहगीरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। थैंक यू। हेलो जी आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर लेंगे कृपया दिलीप जी। सुषमा जैन जी बीना। सुषमा जैन जी बीना, स्वागत है आपका। जी सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं अपनी जीवन की राहों में जो कठिनाइयां चलती हैं और उन कठिनाइयों के बीच हम सपने भी देखते हैं, तो उन सपनों को हम कैसे दूर करें, मैं 4 लाइन कविता के माध्यम से आपको बताती हूँ। और सभी गुरुओं को मैं नमस्कार करती हूँ। अपने सपनों को पूरा करूं, अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता कर लूं हालातों से। अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता कर लूं हालातों से। गिर कर भी उठ खड़ी हो जाऊं, गिर कर भी उठ खड़ी हो जाऊं, या अपने जख्मों और दर्दों में कहीं गुम हो जाऊं। अपने दर्दों और जख्मों में कहीं गुम हो जाऊं। अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता कर लूं हालातों से। जिंदगी में इन थपेड़ों से, जिंदगी के इन थपोड़ों से निखर जाऊं, जिंदगी के इन थपोड़ों से निकल जाऊं, या सही वक्त की आस में इंतजार करूं, या सही वक्त की आस में इंतजार करूं। अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता कर लूं हालातों से, या समझौता कर लूं हालातों से। इसी मैं गुरुओं के माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल लेते हैं, हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल लेते हैं। हमारी नादानियों को समझ नई चाल देते हैं, हमारी नादानियों को समझ नई चाल देते हैं। लाख चाहे कोई उपकार, लाख चाहे कोई उपकार चुका नहीं सकता। मन में ज्ञान का दीपक, मन में ज्ञान का दीपक जलाकर डाल देते हैं। दूसरों का जीवन सरल बना जो, दूसरों का जीवन सरल बना जो खुश रह जाते हैं। भगवान उन्हें ही गुरु की काया में ढाल जाते हैं, भगवान उन्हें ही गुरु की काया में ढाल जाते हैं। बचपन से माँ बाप, बचपन से माँ बाप और बड़े होकर शिक्षक, बचपन में माँ बाप और बड़े होकर के शिक्षक, बस यही है
जो नेकी कर दरिया में डाल जाते हैं। बस यही है जो नेकी कर दरिया में डाल जाते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और सभी अपने जन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हुए सभी सदस्यों एवं दीपक जी को, विजय जी को, जवाहर जी को मैं नमस्कार करती हूँ। बोलिएगा भगवान महावीर स्वामी की जय। कल गुरु पूर्णिमा दिवस है, इसलिए सभी गुरुओं को मैं नमस्कार करती हूँ। सादर जय जिनेंद्र। सुषमा जी, आप प्रेरणा स्रोत हैं, इस ऊर्जा के साथ आज भी लगे हुए हैं और इतनी सुंदर कविता सुनाने के लिए आपको बधाई। इसको और आगे बढ़ाइए, मंचों तक जाइए, मंचों पर सुनाइए। सौरभ जी से हम बोलेंगे। जी जी जी, बहुत आपकी ऊर्जा सराहनीय है हमेशा से जी। थैंक यू सर, थैंक यू। संकल्प जैन जी हमारे साथ हैं। संकल्प जैन जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जी संकल्प। हमारे भारत देश में प्रतिदिन करोड़ों अरबों पशु पक्षी मारे जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, सुअर, ऊंट और मुर्गा, मुर्गी इत्यादि। तो समय अभी समाप्त हो चुका है, बहुत शॉर्ट में हम करेंगे कार्यक्रम। जी 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 जी। अहिंसा के ऊपर छोटी सी कविता बोलेंगे जी। वर्तमान काल में वो बात होनी चाहिए और वर्तमान में वर्धमान महावीर होने चाहिए। छोड़ के संसार की ढेर सारी उलझने, हर घर अहिंसा की बात होनी चाहिए। वर्तमान काल में वो बात होनी चाहिए। सुख सभी चाहते, दुख नहीं चाहिए। इंसानों में इंसानियत की बात होनी चाहिए। इंसानों में इंसानियत की बात होनी चाहिए। एक तट पी सके जीव जंतु सभी, परस्पर में प्रेम की वो बात होनी चाहिए। वर्तमान काल में वो बात होनी चाहिए। और वन्यवास से रह के प्रभु झूठे बेर खाए थे। वन्यवास से रह के प्रभु झूठे बेर खाए थे। ऐसे शाकाहारी श्री राम होने चाहिए। ऐसे शाकाहारी श्री राम होने चाहिए। और रोता देखे पशुओं को बनने को जो जा रहे, रोता देखे पशुओं को बनने को जो जा रहे, ऐसे बैरागी श्री नेमिनाथ चाहिए। वर्तमान काल में वो बात होनी चाहिए। चंद्रगुप्त को बनाए देश की कमान दी। चंद्रगुप्त को बनाए देश की कमान दी। ऐसे राजगुरु हमें चाणक्य भी चाहिए। ऐसे राजगुरु हमें चाणक्य भी चाहिए। युद्ध में रक्त देखे हृदय जिसका दुख था। युद्ध में रक्त देखे हृदय जिसका दुख था। ऐसे गुप्त जी के पुत्र अशोक भी चाहिए। वर्तमान काल में वो बात होनी चाहिए। एक अनुरोध मेरा प्रत्येक इंसान से, पशुओं को जीने का अधिकार चाहिए। पक्षियों को जीने का अधिकार चाहिए। और पशुओं का दर्द देख के संकल्प कह रहा, पशुओं का दर्द देख के संकल्प कह रहा। पशुओं को दर्द होता इन्हें मत मारिए। वर्तमान काल में महावीर होने चाहिए। और विघन्यवाद के साथ आप आइए, इन बेजुबानों को आकर के बचाइए। वर्तमान काल में वो बात होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, गो वीगन गो ग्रीन। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार संकल्प जी। और हमें पूरी नेचर प्रकृति को बचा के रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। उनको खाना नहीं चाहिए पशु पक्षियों को। जी आगे बढ़ते हैं। मोरवी जैन जी और दिलीप कुमार, दो हमारे पास और बच्चे हैं हमारे मित्र जी। मोरवी जैन जी स्वागत है आपका बीना से। जी मोरवी जी, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जी सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी बड़ों लोगों को मेरा चरण स्पर्श। मैं आपके सामने एक पेपेट शो करने जाऊंगी, तो इन सब का भी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो मैं आपके सामने स्टोरी रखना चाहूंगी संस्कार के ऊपर। तो ये पेरेंट्स हैं और ये अपने बच्चों से, जैसे आप और हम सब बोलते हैं अपने बच्चों से कि हमेशा मंदिर जाना चाहिए, तो ये मम्मी पापा भी अपने बच्चों से बोल रहे हैं कि सुबह उठ के मंदिर जाना चाहिए। तो ये बच्चे हैं, इनके बच्चे सो रहे हैं और मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बेटा उठो, मंदिर जाना है, उठो बेटा, उठो बेटा। तो बच्चे नहीं उठते हैं, मगर पेरेंट्स अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं कि
मंदिर जाना जरूरी है, शिक्षा लेना जरूरी है, धर्म से जुड़ना जरूरी है। तो बच्चे बहुत कहते हैं, फिर हमारे शहर में एक मुनिराज आते हैं, फिर बच्चे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा मंदिर जाना है आपको, उठो मुनिराज आए हैं। तो बच्चे फिर मंदिर जाते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं और फिर इसी तरीके से बच्चे शिक्षित हो जाते हैं और उनको जैन धर्म का ज्ञान होता है और उनको मंदिर भी जाना चाहिए। और यही हमारा है कि बच्चों में संस्कार होना बहुत जरूरी है और बच्चों में जब तक संस्कार नहीं आएंगे तब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा भी जरूरी है और संस्कार भी जरूरी है, क्योंकि उसी से ही बच्चों की पहचान होती है और उनके माँ बाप की पहचान होती है कि बच्चे किस घर से बिलोंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें। सभी को सादर जय जिनेंद्र, इनका भी जय बहुत बढ़िया प्रस्तुति मौर्वी जी। और शिक्षा और संस्कार ही समाज का आधार है। अगर संस्कार विहीन समाज कैसा होता है सबने देखा है, और संस्कार से युक्त समाज भारत का बिल्कुल समृद्ध रहता है। तो हमें संस्कार बच्चों को देते रहने चाहिए। जी बहुत सुंदर प्रस्तुति। और दिलीप जी हैं हमारे साथ, दिलीप कुमार जी बीना, दिलीप जी हमारे साथ है क्या? जी, तो इस तरीके से हमारे सभी मित्रों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो पूर्ण हो चुका है। आपका जी सरिता जी, आपका हमने नाम पुकारा था, आप थे नहीं। जी आपकी प्रस्तुति भी आप कर सकते हैं सर। जी सभी को जय जिनेंद्र सर। प्रस्तुति कर सकते हैं सजल जी, बाकी के म्यूट कर दीजिए। मेरी एक छोटी सी कविता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद को भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ गुजरने का, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मैं भी इसी तरह अपने जीवन में हर उम्मीदों को उम्मीद बनाकर हासिल करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा कहा आपने, और बच्चों को भी ये हमें देना है संस्कार कि कोशिश करते रहिए, सफलता है। जी महेश जी भी आ गए, महेश मुंडा जी। जी महेश जी स्वागत है आपका। समय बिल्कुल सुरक्षित है, फटाफट करते हैं कार्य को पूरा। जी महेश जी स्वागत है। जय जिनेंद्र सर, मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ इस साधु की। 1 ही मिनट है महेश जी हमारे पास, बस 1 मिनट कोशिश करूंगा जी सर। एक बार गांव में साधु रहता था और वह भगवान पर पूरा विश्वास करता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठ कर तपस्या कर रहा था, तो उसी साथ अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ जाने के कारण सभी लोग पहाड़ की ओर जाने लगे जान बचाने के लिए। उसी समय एक व्यक्ति ने देखा कि चलिए अपने आप पानी में डूब जाओगे, इसलिए हमारे साथ चलिए। तो बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मुझे जरूर बचाने के लिए आएगा। फिर वह पानी धीरे के बाद वो कमर पर चला जाते बाद वहाँ के लोग जो है नाव से निकलने जाने के लिए। उस समय एक व्यक्ति ने देखा और बोला कि चलिए इसी नाव में बैठ के, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु बोला नहीं, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, एक दिन जरूर आएगा बचाने के लिए। और पानी बढ़ गया कि अब सर तक चला गया। अब उसी समय हेलीकॉप्टर निकलने लगे लोग जान बचाने के लिए। तो लास्ट हेलीकॉप्टर जो था वह साधु के पास गया और रस्सी दिया और बोला कि इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाइए। साधु ने कहा आप रस्सी वापस खींच के ले जाइए, साधु भगवान मुझे जरूर बचाने के लिए आएगा, उस पर मेरा पूरा विश्वास है। उसके बाद वो भी चला गया। अब बाढ़ इतना भर गया कि पेड़ पौधा पूरा डूब गया और साधु भी उसमें डूब के उसकी मौत हो गया। फिर वह मौत हो जाने के बाद वह भगवान के पास गया और भगवान को बोला कि हे भगवान, मुझे आप पर पूरा विश्वास इतना भर, मैंने पूरा जिंदगी आप पर जो है तो अपना जिंदगी निछावर कर दिया, फिर भी आपने मुझे बचाने नहीं आया, ऐसा क्यों? फिर भगवान ने बोला कि अरे मूर्ख इंसान, मैं तो बचाने आया था पर तुमने मेरा पहचान नहीं पाया। पहले पैदल, दूसरी बार नाव और तीसरी हेलीकॉप्टर। तो इस कहानी से हम यही सीखे कि कोई भी काम को जो है समय पर कर लेना चाहिए और पहले ही मंजिल में कर लेना चाहिए, बाद में का इंतजार नहीं करना चाहिए। जी
बिल्कुल सही बात है, जो मौका मिले उसमें हम अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद महेश जी। जी विनय कुमार जी, जयनगर। आप सभी को जय जिनेंद्र जी सर। मेरा एक छोटा सा कविता है, कहानी है। उसमें एक कवि जो है, मतलब वैज्ञानिक जो है निष्कर्ष के लिए कुछ ऐसा मतलब सोच समझ देते हैं। वो जो समझ में आता है वो इस तरह से वो देता है। वो वैज्ञानिक क्या करता है, एक टिड्डे को पकड़ के लाता है। वो टिड्डे पे वो अपना सर्च करता है। आवाज जा रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। वो एक टिड्डा पकड़ के लाता है और टिड्डे पे वो सर्च करता है। तो टिड्डा को पकड़ के लाता है, वो अपने अनुसार, अपने बात के अनुसार उसको पहले ढाल लेता है कि वो हम जो बोलेंगे वो उसको करना है, सब चीज उसको बता देता है। वो क्या करता है, वो टिड्डे को बोलता है छलांग लगाओ, तो टिड्डा छलांग लगाता है। अब दूसरी बार फिर उसको पकड़ के लाता है, फिर एक उसका टांग तोड़ देता है, फिर उसको बोलता है छलांग लगाओ। तो अब इस बार क्या होता है, पहले से एक टांग टूटने की वजह से वो थोड़ा कम कूदता है। फिर वो पकड़ के लाता है उसी को, मतलब वहां पे, फिर वो दूसरा टांग उसको तोड़ देता है, फिर बोलता है छलांग लगाओ। फिर पहले से वो कम दूरी छलांग लगा पाता है, फिर तीसरा टांग तोड़ देता है, फिर छलांग लगाता है, फिर उससे कम हो जाता है। अंत में जब उसका चारों टांगे तोड़ देता है और उसे छलांग लगाने के लिए कहता है, तो वो टिड्डा जो है ना अपने जगह से हिल भी नहीं पाता। तो आज के समय में लोग जो है इस टिड्डे, मतलब वो कवि जो है उस निष्कर्ष में क्या लिखता है, वो कवि बोलते हैं, साइंटिस्ट लिखता है कि जब वो टिड्डा का पहला टांग तोड़ा गया तो टिड्डा थोड़ा बहरा हुआ, फिर जब दूसरा टांग तोड़ा गया तो टिड्डा थोड़ा और बहरा हो गया, तीसरा टांग तोड़ा गया तो टिड्डा और बहरा हो गया, और जब टिड्डे का चौथा टांग तोड़ा गया तो टिड्डा इतना बहरा हो गया कि वो जोर जोर से चिल्लाने पर भी उस तक मेरी आवाज नहीं गई, इसलिए मतलब वो टिड्डा छलांग नहीं लगा पाया। तो अभी के समय में हर एक मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिस पे लोग अपना इस तरह के तर्क देते हैं। हम सभी समझ सकते हैं कि वो टिड्डा वो छलांग क्यों नहीं लगा पाया, लेकिन वो कवि जो है इसमें अपना क्या निष्कर्ष निकालता है। तो समय ऐसा ही है अभी, आज के डेट में लोग को मतलब ऐसी घटनाओं पे कुछ अपना तर्क अलग होता है और हकीकत कुछ और होता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। धन्यवाद विनय जी। तो अपने अपने तरीके से लोग अपना व्यू पॉइंट निकाल लेते हैं और एंगल निकाल लेते हैं सोचने का। जी विकास जैन जी, स्वागत है। जी विकास जी। सभी को सादर जिनेंद्र। आवाज आ रही है? विकास जी, 1 ही मिनट है हमारे पास मात्र। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं गीता बोलना चाहता हूँ, और उसमें कृष्ण जी दूत बनकर आते हैं पांडव कौरवों के पास। उसमें इस बात को बताया गया है, वो संधि कर राजदूत बन के बनाते हैं, मित्र बनकर आते हैं, और वह जो युद्ध होने वाला है महाभारत का उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसमें कविता है, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए। कुछ और प्रकार, जब अज्ञातवास के बाद पांडव आए, सौभाग्य न हर दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन वंश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव को संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 गांव मांगे हैं उन्होंने, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार भरी, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है,
मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार रूलता है मुझ में। उदयाचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिबंधो घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दिखते हैं नक्षत्र उनकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो दृश हो आकाल अखंड, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग साक्षर नक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, कोटि सरित सर बिंदु सिंधु। जो कि यह जो पूरा ब्रह्मांड है भगवान के अंदर, भगवान ने सब कुछ देखा है, यह दुर्योधन को बताता है। और दुर्योधन को अपनी श्री कृष्ण अपने क्रोध के माध्यम से बताते हैं कि यह संसार मैंने पहले ही देख रखा है। और 18 दिन बाद जो महाभारत का युद्ध होने वाला है कितना भीषण है, और फिर भी उसका वह चाहते हैं कि यह शांत हो जाए। भूलोक अटल पाताल, एक लाइन में खत्म करते हैं। भूलोक अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई हूँ है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मतलब तेरा भविष्य, तेरा होने वाले जो 18 दिन बाद तुम्हारा देह पटी हुई है। तुम्हारे जो कौरव है 100 पुत्र हैं, वह सब मामा शकुनी जितने भी आपके कौरव हैं, परिजन हैं, वह कोई भी अब रहने वाले नहीं है। इसीलिए आपको यह जो युद्ध है उसको रोकने के लिए मैत्री का जरिया या फिर मार्ग अपनाना चाहिए। इस प्रकार कवि दिनकर जी इन सब बातों को कृष्ण के माध्यम से कहते हैं। इस प्रकार हमारी कविता हुई। सभी को सादर जय हिंद, नमस्ते, जय भारत, जय हिंद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति विकास जी। और हमें हमेशा ना न्याय का साथ देना चाहिए। और एक आखिरी प्रस्तुति अब खुशबू जी पटेरा से हमारे साथ हैं। जी खुशबू जी स्वागत है। और फिर उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक्चुअली बहुत आगे निकल चुके हैं हम समय से, लेकिन सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां की हैं। हम सभी को बधाई देंगे और अभी तक सभी रुके हुए हैं। जी खुशबू जी पटेरा, अगर आप सुन पा रहे हैं। जी जी, तो नीरज जी हम आपको ये समर्पित करेंगे 2 लाइनें बोलकर कि आज की सुंदर गोष्ठी के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। और इतनी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए अपनी कला को पहचानिए, अपनी कला को निखारिए और किसी भी तरह जो भी अपने अंदर गुण है उनको अगले लेवल पे ले जाने के लिए आप ट्रेनिंग्स लीजिए जहाँ भी जरूरी है। जैन शिक्षा समृद्धि भी ट्रेनिंग देता है, वहाँ भी आप ले सकते हैं। तो आप सभी को बधाई और आभार। जी नीरज जी आपको मंच प्रस्तुत करते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी गोष्ठी 15 में जुड़े प्रतिभागियों का, आप सभी ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से किया है। हमने देखा है कि किसी ने कविता, किसी ने गायन, किसी ने स्टोरी। नीरज सर, ये हमारे विद्यालय से राधा मैडम शुरू से जुड़ी हैं, उनका नाम नहीं भूल पाया भी इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन में नहीं है उनका नाम, रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं है उनका। रजिस्ट्रेशन अगर हैं उपस्थित तो कर लीजिए नीरज जी, उनकी प्रस्तुति करा देते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये अंतिम प्रस्तुति करते हुए खत्म करें। जी सौरभ जी आप इनवाइट कर दीजिए, कराता आप इनवाइट कर दीजिए बिना किसी जी राधा यादव मैडम हमारे साथ हैं, उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए। मैडम आपका माइक और माइक ऑन कर लीजिए। हाँ आवाज आ रही है आपकी, शुरू कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। अपने देश के लिए जो हम अपना देश में सबकी
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, तारे हमें उजाला देते। देश हमें देता है सब कुछ, हवा हमें जीवन देती है, हवा हमें जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि हमने दूसरों के लिए क्या दिया है। नमस्ते सर, जय जैनेंद्र, धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और आखिरी प्रस्तुति है खुशबू जी। जी खुशबू जी, आप जितना जल्दी प्रस्तुत कर सके अच्छा रहेगा। जी सर, जय जैनेंद्र सर। जी मेरी कविता का शीर्षक है माँ। वैसे तो माँ पर लिख पाना संभव नहीं है, पर मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ शब्द लिखे हैं, उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। शब्द समझ ना सकी मैं जिनके जज्बात समझ जाती हैं वो, हंसना रोना गुस्सा उदासी हर बात समझ जाती हैं वो। ख्वाहिश कह देती है मेरी मानो मुझ में समाई है, आज तक ना समझ सकी मैं माँ है की परछाई है। क्यों रात भर में सोई नहीं हालात समझ जाती हैं वो, हंसना रोना गुस्सा उदासी हर बात समझ जाती हैं वो। किसमें प्यार समर्पण किसमें लालच स्वार्थ छिपा है, मेरे ऊपर उठने वाला हर हाथ समझ जाती हैं वो, हंसना रोना गुस्सा उदासी हर बात समझ जाती हैं वो। एक प्यारी सी प्रेरक बनकर सपनों को वो पंख लगाती, जो जगती आंखों से देखे मैंने सारे ख्वाब समझ जाती हैं वो, हंसना रोना गुस्सा उदासी हर बात समझ जाती है वो। थैंक यू सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति। माँ जो है वो पूरा संसार है और बिना कहे सब बात समझती है। जी धन्यवाद सभी के लिए बहुत बहुत। जी नीरज जी आपको मंच देते हैं। जी जी बिल्कुल सर। और क्या है कि समय अपने पास सीमित है और हम भी समाप्त चाहते हैं कि आपके लिए हम 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दे एक पर नीरज जी एक अच्छी बात हम यहाँ और कहना चाहेंगे। नीरज जी बीच में बोल रहे हैं, सॉरी। जितने भी पार्टिसिपेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था और जो यहाँ उपस्थित हैं सभी ने प्रस्तुति कर दी, एक अच्छी बात है, कोई भी छूटा नहीं हमारा मित्र। तो ऐसे ही सभी प्रस्तुति करते रहिए, भागीदारी निभाते रहिए और आते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। जी मैं बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया है कि सभी को पार्टिसिपेट करना है, कि मंच आपका है, इसमें कोई दुराहे वाली बात नहीं है कि प्रति व्यक्ति कोई ना कोई खाना। तो आप प्रतिभाओं को नकारें, जो भी अवसर मिले, भी अवसर मिले, चाहे आपके विद्यालय का मंच हो या GSS का मंच हो। तो आज आपकी स्थिति देख के आपने जो संदेश इस कार्यक्रम में दिया है, प्रस्तुति में दिखा कि अपने कानून का भाव, दया, माँ के प्रति भक्ति और भाई जैसी कहानी का गायन आपने किया है। और लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है सर के नीरज जी यहाँ पर। और जैसा कि सभी लोगों ने प्रस्तुति बहुत अच्छी दी है, और अगले नेक्स्ट मंथ में दूसरे सेशन में जो भी प्रतियोगिता दी जाएगी तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें और अत्यधिक प्रतियोगी जुड़ें। और समय भी हमारे पास शेष बचा है, तो सर समापन करते हैं। जी सभी के लिए जय जैन। बोल दो। मेरी भावना करनी है सजल जी लास्ट। जी जी इसी 4 पंक्तियों के साथ समापन करते हैं। जी जी हमारे साथ नैन्सी जैन जुड़ी हैं विनायका से, वो था करेगी मेरी स्क्रीन को निकाल के दो। निकाल के दो स्क्रीन पे, स्क्रीन में करो।
गुरु तुम्हारे तप की चर्या आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सागर वैभव सब पाकर तुमने ठुकराया, तीन लोक में पूजे मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरु देव का हमको मिला सहारा है, विद्यासागर गुरु आपको सत सत नमन हमारा है। विद्यासागर संत आपको सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जन शासन नायक महावीर भगवान की, एक विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र। सभी को सुंदर रविवार के लिए शुभकामनाएं। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, मिलते रहिए जी। सबके लिए जय जय।